नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं, कभी जातिवादी, कभी धार्मिक, कभी नस्ली, कभी क्षेत्रीय। लेकिन इस बार का जो प्रयोग है वह मायावती का बिल्कुल नया तो नहीं, लेकिन नया जैसा ही है। वह ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है। जिस पार्टी का उदय इसी ब्राह्मण शोषकों को लेकर हुआ, ब्राह्मणवादी मानसिकता को लेकर हुआ, वही पार्टी अब ब्राह्मण महासम्मेलन 23 से लेकर 29 जुलाई तक लगातार कर रही है। और इसमें थोड़े पिछड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तो उन्होंने भी अवतार ले लिया है और वह भी अब 15 अगस्त से, जी हाँ, आजादी के दिन से वह भी ब्राह्मण महासम्मेलन का आगाज करेंगे। आखिर इन ब्राह्मण महासम्मेलनों का क्या मायने हैं उन पार्टियों के लिए जो सामाजिक न्याय के धरातल पर पार्टियां खड़ी हुई हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ दुर्गेश त्रिपाठी हैं, मैं ब्राह्मण हूं, महासभा संगठन के वह से जुड़े हुए हैं। दूसरे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत यादव हैं और तीसरे हमारे साथी श्रवण कुमार निराला हैं, वह अंबेडकर जन मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वह मुख्य संयोजक है। हम इन तीनों लोगों की रायों के जरिए यह जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन ब्राह्मण महासम्मेलनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जब चुनाव 2022 आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि सामाजिक न्याय की वह चाहत और विषाद कहां छुप जाएगी कि जिसकी वजह से सारी राजनीति 1980 के आसपास से बदलनी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले बातचीत दुर्गेश जी आपसे ही। मैं ब्राह्मण हूं, महासभा के सदस्य हैं या कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी हैं आप। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के भीतर, उस समाज के भीतर मायावती की इस नई पहलकदमी पर क्या रिएक्शन? जय परशुराम। मैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी हूँ। मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। और जो सवाल आपने पूछा वो सवाल इतना भ्रामक सवाल है कि उसका जवाब देने में मुझे खुद 17 साल लग गई ये ढूंढने में कि मायावती जी की सोच किस तरफ है। सत्ता लोलुप लोगों की सोच किसी भी जाति या किसी भी धर्म के प्रति नहीं होती। उनकी केवल एक सोच होती है, सत्ता प्राप्ति के लिए वो कौन सा माध्यम अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 वर्षों में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, पूर्व में भी हुआ लेकिन इधर कुछ ज्यादा दिखा। उसके बाद इन लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक रखता है ब्राह्मण समाज, वो एक इनको ये माध्यम दिख रहा है सत्ता वापसी का। इससे बड़ा दिखावा, इससे बड़ी चीज मैंने अपने 17 साल के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में नहीं देखी। लेकिन ब्राह्मणों को जो तरजीह मायावती दे रही है, कम से कम सम्मेलन कर रही है और वह लगातार कर रही है, तो इससे ब्राह्मण समाज को क्या नाखुशी हो सकती है? देखिए, हुआ ये कि एक कानपुर में बड़ा चर्चित कांड हुआ, बिकरू कांड, जिसमें विकास दुबे नामे के एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ और वहां पर कई निर्दोष ब्राह्मण महिलाएं थी, वो जेल में थी। उसके बाद ब्राह्मणों का रोष एकदम से आया क्योंकि निर्दोष ब्राह्मण महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। उस साल भर के पहले मायावती या सतीश चंद्र मिश्रा जी या इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई ब्राह्मणों की? ये सोचनी विषय है कि क्या दबाव था इनके ऊपर, और क्या ये विषय नहीं हो सकता है। आगे जाके बीच में चर्चाएं चली थी कि उपराष्ट्रपति पद की दावेदार बना दी गई हैं मायावती जी, और तो वो रास्ता ढूंढ रही हैं क्या भाजपा के साथ ब्राह्मणों का विलय करने के लिए या बाद में जुड़ के। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण समाज इस वक्त खासतौर से उत्तर प्रदेश का बड़ा जागरूक है, बहुत यूनाइट है। और इस बात का मुझे गर्व है कि जो संस्था मैं चला रहा हूं वो संस्था इसमें एक बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही है। सारा ब्राह्मण समाज ये समझ चुका है कि ये सारे दल हम लोगों को केवल मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत के अगले सिलसिले में हमारे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बसपा से लंबे समय तक जुड़े रहे। श्रवण जी, क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहली आपकी जब मायावती की लगातार ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है? आखिर किस तरफ ले जाना है दलितों की इस राजनीतिज्ञ को, दलित समाज को? देखिए सर, जो हम लोग सोच रहे हैं और जो समाज सोच रहा है बड़े पैमाने पे, क्योंकि जो दलित समाज है वो मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन से जुड़ा हुआ है और मानवर कांसीराम साहब ने दलित समाज को, पिछड़े समाज को जोड़ करके, बहुत सारे कमजोर गरीब लोगों को जोड़ करके एक बहुजन समाज बनाया। और वो बहुजन समाज बनाया कि जो अपने हक अधिकार की बात करेगा और वर्षों वर्षों से जो तमाम अधिकारों से वंचित रहा।
और जो लगातार जो माननीय बहन जी के तरफ से ये ब्राह्मण सम्मेलन और सब सारी चीजें जो प्रयास किया जा रहा है, अब बहन जी क्या सोचती हैं उनका मुद्दा है, लेकिन समाज बहन जी की इस सोच के साथ नहीं है। क्योंकि समाज ये बात पूरी अच्छी, जो खास करके जो दलित समाज है, ये पूर्ण रूप से ये बात समझ रहा है कि बहन जी जो कोशिश कर रही हैं कि हम एक ब्राह्मण समाज मतलब एक बौद्धिक समाज माना जाता है, या कहें तो कहीं कहीं वो सामंतवादी रूप में भी रहा है और बौद्धिक भी है। और कोई भी जो जो दलित बेस पे खड़ा पार्टी है, एक वैचारिकी पे खड़ी पार्टी है, अमूमन अब वहां वैचारिकी नहीं रह गई है, लेकिन समाज ये समझ रहा है कि ये जो प्रयास है वो बेकार का प्रयास है। क्योंकि हम अपने मुद्दों को छोड़ करके, और जब हम अपने मुद्दे छोड़ देंगे और औरों को हम खुश करने की कोशिश करेंगे, अपर कास्ट को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो कोशिश है बहन जी का, ये समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अभी चूंकि बहन जी जमीन से उनका दूरी हो चुका है, जमीन से जो जुड़ाव पहले था, और स्पेशली जो मानवर कांसी राम साहब के जीते जी की बात कर लें कि 4 सरकारें चली हैं यूपी में, जिसमें 3 सरकारें मानवर कांसी राम साहब के जिंदा रहते हुए चली, और 1 सरकार मानवर कांसी राम साहब के डेथ के बाद चली है। जो 3 सरकारें चली हैं, उन 3 सरकारों का टेरर ही, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम है, तो वो मानवर कांसी राम साहब का सरकार पे पकड़ और गाइडलाइन था, जिसकी वजह से आगे एक बीएसपी सरकार के बारे में जो लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी चीजें हैं वो बेहतर था। तो ये मानवर कांसी राम साहब के जीते जी की सरकार है। लेकिन वहीं जो बहन जी की अकेली की सरकार है, आप देखेंगे कि उस सरकार में बहुत सारे सरकार के ऊपर आरोप लगे, नारचम घोटाला से लेके बहुत सारी चीजें हैं, जेलों में हत्याएं हो गई, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, सरेआम लोगों की जेल के अंदर तक हत्याएं हुई, ऐसे ऐसे घोटाले बड़े बड़े हुए। तो बहन जी जो कोशिश कर रही है उसको समाज नहीं स्वीकार कर रहा। श्रवण, हम इस बात को समझें कि जो कांसी राम जिस राजनीति को स्थापित की, उस राजनीति की जो अगुआ बनी या जो हरकारा बनी वह मायावती बनी। लेकिन मायावती ने उस राजनीति को जब चौथे चरण में मुख्यमंत्री बनी तो कहीं से भी मतलब अपनाया नहीं उन आदर्शों को या उन राजनीति के तौर तरीकों से। आगे हम चलते हैं बातचीत के लिए बलवंत यादव के पास। बलवंत यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार किसान आंदोलन से लेकर सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहते हैं, राजनीतिक टिप्पणियां भी प्रखर तौर पर करते हैं। बलवंत, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मायावती ने मायावती ने शुरू किया ब्राह्मण महासम्मेलन, अब अखिलेश यादव शुरू करने जा रहे हैं 15 अगस्त से ब्राह्मण महासम्मेलन। क्या ब्राह्मण वोट बैंक की यह मारामारी राजनीतिक शून्यता की तो मारामारी नहीं है कि अब यह पार्टियां जो सामाजिक न्याय से उभर कर आई वह इस स्थिति में आ गई हैं कि वह अब जो है ब्राह्मण जिनको गाली देकर आई उन्हीं को अब अपने में सटाने की, अपने में शामिल करने की प्रयास में लगी हुई? यह सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी की जो इनकी जो स्थापना हुई थी और जिन उद्देश्यों को लेकर के अपने शुरुआत में ये समाज में एक जागरूकता इन्होंने पैदा किया था, आज अपने नाम और काम से इनकी बहुत ज्यादा दूरी हो गई है। सबसे पहले प्राथमिक तौर पर आज हम सीधे कहें कि ब्राह्मण के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में, हम वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद जो एक अपना जो भी छुआछूत, लोग झूठ का जो अंधविश्वास और वो उनके एलर्जी में जो खड़ा हुआ जो दल है और उसकी जो मुखिया आज जो ब्राह्मणों को जो पहले बहुत उसके नकार पर उनका अस्तित्व टिका हुआ था, आज उसको पकड़ने के लिए इनको ये देख रहे हैं कि हम यदि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं जुटेंगे तो हम सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। यानी केवल व केवल ये सत्ता के लिए ये सब कुछ आज ये कर रहे हैं और ये तात्कालिक तौर पर कर रहे हैं। आज पूरी तरह से कहा जाए कि वर्तमान जो सत्ता है वह आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। बुनियादी जो जनता के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, चाहे दलित के हों, चाहे पिछड़ों के हों, चाहे सामाजिक न्याय के सवाल हों, वो उनको कहीं दरकिनार करना है, पीछे ढकेलना है, तो केवल ऐसे ही सवालों पर कि जातियों का गठजोड़
और उन जातियों के गठजोड़ में वास्तविक जो सवालों को पीछे छोड़ देना है, तो इनका एक ये मुख्य उद्देश्य बन गया है। अभी बहुजन समाज पार्टी कैसे हम ब्राह्मणों को जोड़ लें, ब्राह्मण को जोड़ने का साथ साथ जैसे वो बीजेपी से, उनको लग रहा है कि बीजेपी से अलगाव हुआ है वर्तमान में, तो किसके आधार पर वो अलगाव हुआ है कि उनके जो आपराधिक जो पूंजी के जो नेतृत्व है वो उनसे अलग हो रहा है। यह दोनों का एकदम से वैचारिक दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियेपन का यह पूरी पोजीशन है और कहीं कोई हलचल नहीं है। और सपा ये अपने राजनीतिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, आपका ये कहना है? एकदम पूरी तरह से वैचारिक दिवालियापन इनका इतना तक चला गया है कि वर्तमान में इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कौन सा मुद्दा हम वो पकड़े जिससे हमें सत्ता वो नसीब हो जाए। और उनको ये लग रहा है कि वो ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण हमारे साथ वो आ जाएंगे, जबकि इनकी जो मूल पूंजी जो थी सामाजिक न्याय की धाराओं के जितने भी जो सामाजिक आधार था वही इनसे दूर चला गया है, यह उनसे दूर जा रहा है, इनका उनके कुछ भी ख्याल नहीं है, ये सीधे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर यह बातचीत में भी जो इन दोनों पार्टियों के पक्षकार हैं वो ये चिंता को जाहिर कर रहे हैं कि जो बुनियादी वोट बैंक है वह ब्राह्मणों के सम्मेलन या इस तरह के झुकाव से घटेगा। दुर्गेश, हम आपके पास फिर आए हैं। आप हमें ये बताइए कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या वाकई बीजेपी से इस कदर नाराज है कि वह कांग्रेस के पास जाने की बजाय जो उनकी पुरातन पार्टी रही है वह सपा या बसपा से कनेक्ट होंगे? ऐसा क्यों दिखता है इन दलों को, या ब्राह्मणों के अंदर कोई झुकाव ऐसा दिखाई दे रहा है? मैं माफी के साथ तो एक बात ये कहना चाहता हूं, मैंने मेरे जो साथी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनकी विचार जब मैंने सुन रहा हूं तो ये बोल रहे हैं कि एक सामंतवादी ब्राह्मण और जातिवादी ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, आखिर ब्राह्मणवाद से आपको इतनी दिक्कत क्यों है? हम जब आप अपने घर में बहस में हम जब भविष्य में बहस करेंगे तो इस पर बात करेंगे। हम अभी आपसे ये मत जानना चाहते हैं। और इस मत पर हम बात करेंगे। अगर आप उस बहस में जाएंगे तो वो बहुत लंबा खिंचता है, फिर हम उन बहस वही बात मैं कह रहा हूं। अलग मुद्दा जी, जब हम पार्टियों की बात करते हैं, यही मुद्दा तो यूपी में चल रहा है। यूपी में जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसको यादवों की सरकार बोला जाता था, मुस्लिम यादव गठबंधन का। मायावती की जब सरकार थी तो उसको ये दलितों की सरकार बोला जाता था। वही बात मैं कह रहा हूं, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता, अगर ब्राह्मण इस तरह का होता तो वो अखिलेश यादव को क्यों चुनता, वो मायावती को क्यों चुनता, वो लास्ट में आके बीजेपी को क्यों चुनता, उसने अपनी पारंपरिक पार्टी कांग्रेस को क्यों छोड़ा? विचारणीय विषय तो ये है। ब्राह्मण वो बौद्धिक कौम है जो समय समय पर अपना मत परिवर्तित करता रहता है। ब्राह्मण के अंदर से ज्यादा सामाजिक आप किसको देखोगे? ब्राह्मण ना होता तो शिक्षा का स्तर आज देश में क्या होता? ब्राह्मण ना होता तो जो देश का विस्तार हो रहा वो कैसे होता? आप अपने मन में ये भावना रखें कि केवल ब्राह्मणों ने आपके साथ अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने आपको प्रताड़ित किया, तो कैसे इस देश में आप ये बात कर पाएंगे? हम भी आपके तरीके ही एक आम हैं। फर्क ये है कि आप हमको अपर कास्ट बोलते हैं और दूसरे आपको लोअर कास्ट बोलते हैं। लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है, किताब आपको बोल रही है। वो सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण इस कदर बीजेपी से छिटक गए हैं जो इन पार्टियों की तरफ जाएंगे, ऐसी उम्मीद दिखती है क्या? बीजेपी से इस कदर नाराज हैं? हाँ, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। ब्राह्मण बीजेपी की विचारधारा से नाराज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर से ब्राह्मणों का खास तौर से बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ। एक जातिवादी मानसिकता के तहत ब्राह्मणों का उत्पीड़न लगातार चलता चला आ रहा है। थानों में सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मुकदमे, वो भी फर्जी, ब्राह्मण बच्चों पे लग रहे हैं, वो भी इस सरकार में, जिस सरकार को उन्होंने अपना मानकर वोट दिया। तो इसमें कतई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था से नाराज है। चलिए आगे हम अगला सवाल पूछेंगे कि ब्राह्मण किस पार्टी को सबसे अपने नजदीक समझ रहे हैं। अगली बातचीत में अगले राउंड पर आएंगे। हम उससे पहले निराला के पास आते हैं। श्रवण, एक बात बताइएगा कि जिस तरफ बसपा बढ़ रही है, जाहिर तौर पर उसको खौफ होगा कि अपना जो वोट बैंक है, जो भी दलितों के बीच उसका एक वोट बैंक है 17-18%, वह खसकेगा, क्योंकि जो शोषक आप कहते हैं, शोषण कहते हैं या ब्राह्मणवादी मानसिकता कहते हैं, उन सबका पहला जो शिकार है वह दलित है। तो इसका खौफ आप लोगों को है, मायावती को क्यों नहीं?
कि ये मूल वोट बैंक, आधार वोट बैंक खिसक जाए? देखिए सर, क्या है कि अभी जो बहन जी जो सोच रही है जी कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएगा, और आज के 10 साल पीछे जाएंगे तो हो सकता है कि ब्राह्मण थोड़ा कंफ्यूज था, कुछ पार्टियों में अलग अलग जाता था। वो तब जाता था जब बीजेपी बहुत कमजोर थी, और कांग्रेस तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। जी लेकिन जो ब्राह्मण समाज है उसकी मूल पार्टी बीजेपी है, फिर वो कांग्रेस दूसरी उसकी पसंद है। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, और बीजेपी आज की डेट में बहुत मजबूत है। ब्राह्मण तब थोड़ा बहुत इधर उधर होता था कि जब बीजेपी उनकी मूल पार्टी कमजोर होती थी। अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि ब्राह्मण इस सरकार में बहुत प्रताड़ित है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जब आम ब्राह्मण या गांव में जाके आप बात करेंगे, वो थोड़ी बहुत आलोचना कर सकता है बीजेपी का, लेकिन जब ये आप पूछेंगे कि वोट आप किसको देंगे, तो वो सीधी बात करेंगे, हिंदुत्व के नाम पे हम बीजेपी को वोट करेंगे, वो मंदिर के नाम पे वो बीजेपी को वोट करेंगे। उनके सामने ना बेरोजगारी मुद्दा है, उनके सामने ना डेवलपमेंट मुद्दा है, उनको हिंदुत्व बस इतना सा मुद्दा है सर। तो जो ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में जो पार्टियों को गलतफहमी, खास करके सपा बसपा को, तो ये इनकी गलतफहमी है, वोट तो ये आज के डेट में बीजेपी को ही देंगे, उनका ये भ्रम है। अब जो दलितों के बारे में जो चिंता बहन जी को होना चाहिए, और बहन जी जो लगातार कह रही है, जब एक तरफ बहन जी बोलती है मैं परशुराम की मूर्ति लगाऊंगी, एक तरफ सपा भी बोलती है कि मैं उनसे भी बड़ा लगाऊंगा, तो एक तरफ बीएसपी सम्मेलन ब्राह्मण करती है, ब्राह्मण सम्मेलन करती है, तो दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी भी ऐलान कर देती है। मतलब ये जो होड़ है, ये दोनों पार्टियों के जो नेता इनके, ये बताता है कि इनका अपना आत्मविश्वास कमजोर पड़ चुका है, और बीजेपी के सामने जिन मुद्दों पे लड़ना था, उन बेसिक मुद्दों पे ये दोनों पार्टियों के नेता आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है। या इन्होंने एक और बात, सवाल उभरा मेरे मन में आ रहा है कि ये बताइए कि जैसा कि आजकल पिछले कई सालों से आरोप लग रहा है बसपा पर कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम टाइप हो गई है यूपी में, तो कहीं यह ब्राह्मणों को सम्मेलन या अपनी तरफ ब्राह्मणों को खींचने का मकसद यह तो नहीं है कि चूंकि ऑलरेडी नाराज है बीजेपी से ब्राह्मण, तो जो है वो अपनी तरफ खींचो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, तो चूंकि जब बसपा की तरफ ब्राह्मण आएंगे तो जाहिर तौर पर वो वोट बैंक इधर खिसक के आएगा, तो उससे जीत के प्रतिशत पर असर पड़ेगा, सीटों पर असर पड़ेगा। कहीं ऐसी रणनीति बीजेपी के जरिए तो नहीं पोज की गई है, ऐसी आशंका, कोई बहस बातचीत? सर क्या है कि देखिए क्या है सर कि अगर बीजेपी और बीएसपी बी टीम भी बोली जा रही है, समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में ऐसी भी चर्चाएं हैं, और ये चर्चाएं ऐसे भी नहीं हो रही हैं कि अनावश्यक हो जा रही हैं। जो बहन जी के बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसे आने की अगर बीजेपी नहीं सुधरी तो कांग्रेस जैसा बुरा हाल हो जाएगा, तो जैसे ये बयान ये बताता है कि बीजेपी को खुद अपनी चिंता नहीं है, जितनी बहन जी चिंता व्यक्त कर रही है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जो हालत कांग्रेस का हुआ आपका उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। ये तो बहन जी के बयानों से बहुत सारी चीजें, और विपक्ष का काम होता है, सरकार अगर विफल हो रही है तो उस मुद्दे पे अटैक करना, न कि सरकार को सलाह देना। हम सलाहकार नहीं है सरकार, न तो सरकार ने कोई सलाहकार पद नहीं किया है, खुद ही अपने लेकिन करोड़ों रुपए के बजट से सलाहकार रखती है आजकल जी। हाँ, वो बीजेपी रखती है, लेकिन यह कि अभी सर क्या है कि जो बीएसपी के तरफ अगर बीजेपी के ऐसी कोई दबाव है, और दबाव सर क्या कहा जाए, दबाव तो बहुत सारे मुद्दों पे देखा ही जा रहा है। गठबंधन भी टूटा अगर सपा बसपा का, तो उसके पीछे भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी की दबाव, और सीबीआई, और बीजेपी तो दबाव बनाना बहुत अच्छे से जानती है। कभी अखिलेश यादव के रिवर उसमें मामले में अभी पूरे देश भर में छापे पड़ गए, उधर बीएसपी के यहाँ हमेशा छापे पड़ते ही रहते हैं। तो बीजेपी तो दबाव की पॉलिटिक्स कर रही है, और अपने जो सामने जो खड़े होने वाले लोग हैं, बीजेपी जेल और मुकदमा, ईडी, सीबीआई पूरा इस्तेमाल करती है सर। तो कहीं ना कहीं जो बी टीम और इसकी बात आ रही है ना सर, तो आधारहीन नहीं है। हाँ, ये सर है, ये आधारहीन नहीं है, मतलब बात ना आधारहीन क्या, वो स्वयं लीडर इस बात अपने बयान से प्रमाणित कर दे रही है ना। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए
फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।